Assalamualaikum my YouTube family. I hope you all are doing great. Today I'm going to start a general topic that is very crucial for different types of tests like SPSC, FPSC, NTS, even it is useful in CSS as well. So today I'm starting the pre-partition history 1857 से 1919 तक, right? अब अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान स्टडीज़ की, तो अक्सर यहाँ म्यूनिसिपल टेस्ट जो हमारा आ रहा है और टाउन ऑफिसर का जो टेस्ट आ रहा है उसमें हमारी पाकिस्तान हिस्ट्री या पाकिस्तान स्टडीज़ का एक मेजर पोर्शन आता है, जिसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो हमारे करंट अफेयर्स, अभी करंट पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, व्हाट इज़ अवर इन्फ्लेशन रेट, लिटरेसी रेट, व्हाट आर दी इश्यूज़ रिलेटेड टू इन्फ्लेशन और पॉलिटिकल अनरेस्ट के हवाले से जो भी हमारी चीज़ें चल रही हैं आजकल, महंगाई के हवाले से चल रही हैं, जो भी हमारे करंट इश्यूज़ हैं। करंट डेफिसिट है हमारे पास, इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सेस में है, हमारा डेट कम्प्लीटली इंक्रीज़ होता जा रहा है डे बाय डे। तो इन इश्यूज़ से रिलेटेड दूसरा है हमारा पाकिस्तान की हिस्ट्री, जो हमारी स्टार्ट होती है राइट फ्रॉम 1857। वैसे तो और भी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है, लेकिन अगर हम इम्पॉर्टेंट बात करते हैं तो वो 1857 से स्टार्ट होती है टिल 1947। सो आज मैं आपका स्मॉल पोर्शन कवर करूँगी 57 से 19 तक एंड इंशाल्लाह आगे मैं 1920 से कवर करूँगी मेजर बाकी जो भी इवेंट्स हैं टिल 1947। ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है, इसलिए मैंने 1919 तक रखा है ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। सो लेट्स स्टार्ट। सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक फॉर द प्री पार्टीशन इज़ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो 1857 में हुई थी। नाउ सबसे पहले तो हम इसका रीज़न जानते हैं कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है और क्यों हुई थी। तो इसका मेजर रीज़न है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली हमारी चार्टर्ड कंपनी थी, ठीक है, इंग्लैंड की, जिन्होंने हम इंडिया में एंटर किया था 1600 में। ठीक है, 1600 में वो एज अ ट्रेडर आए थे। उस टाइम पे उन्होंने स्पाइसेस और वेरियस अदर जो कॉटन, सिल्क, इनके ट्रेड वगैरह के लिए वो इंडिया में एंटर हुए थे। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली उन्होंने क्या किया, दे स्टार्ट गेनिंग अ कंट्रोल ओवर इंडिया। 1800 में अगर देखा जाए तो उनका बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल इंडिया पे हो गया था, और इसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हुए, ठीक है, चाहे वो रिलीजियस हो, आर्मी, इकोनॉमिकल इश्यूज़, यानी कम्प्लीटली जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपना पूरा कंट्रोल कर दिया था इंडिया पे। तो इसीलिए फाइनली क्या किया था, हिंदूज़ और मुस्लिम्स ने डिसाइड करके एक दूसरे के साथ कि हमें मिल के एक वार करनी है अगेंस्ट ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश राज के अगेंस्ट जो उन्होंने हिम्मत की कि भाई हमें वार करनी है, उनके अगेंस्ट जो उन्होंने मुकाबला किया उसे हम वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिवॉल्ट। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के हिसाब से ये एक रिवॉल्ट था, और ये स्टार्ट कहाँ पे हुआ था, मेरठ में। तो हम इसके बारे में चलें थोड़े बहुत पढ़ते हैं कि क्या है ये चीज़। वार ऑफ इंडिपेंडेंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट, नो डाउट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है, क्योंकि ये फर्स्ट एवर वार थी जो हिंदूज एंड मुस्लिम ने एक साथ ब्रिटिश राज के अगेंस्ट की थी। This war was fought in 1857 by Indians against the British in order to get rid of their domination। यानी एज़ यूजुअल क्यों की गई थी, क्योंकि इंडिया पे ब्रिटिशर्स का बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोल हो गया था, और उस डोमिनेंसी के अगेंस्ट इन्होंने फ़ाइट किया था। It was an extreme effort made by Indians, but they failed due to reasons including mutual jealousy, disunity, lack of central leadership। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका रिज़ल्ट क्या था, फेलियर था। फेलियर क्यों था, क्योंकि तो इसमें लेक ऑफ प्लानिंग थी। इनिशियली देयर वाज नो एनी प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग जब हम कोई चीज़ करते हैं तो वो हमेशा अनसक्सेसफुल ही जाती है। तो हमेशा अगर आप लोग किसी के अगेंस्ट कोई काम कर रहे हैं तो हमेशा प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो यही रीज़न था कि लैक ऑफ प्लानिंग थी, रिसोर्सेज नहीं थी, म्यूचुअल जेलसी यानी आपस में ही हिंदूज मुस्लिम्स की इतनी बॉन्डिंग ही नहीं थी। वो आ गए थे भाई वार लड़ने, जब तक यूनिटी नहीं है तो आप कैसे वार लड़ोगे। डिसयूनिटी थी, लेक ऑफ एक सेंट्रल अथॉरिटी थी, एक लीडरशिप थी। अगर हम वार ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें तो एट दैट टाइम देयर इज़ नो एनी प्रोमिनेंट लीडर। ठीक है, दूसरे तो बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर आगे जाके आए हैं, कायदे आज़म ऐसे सैयद अहमद खान है हमारे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं, पर यहाँ पे कोई इतने ज़्यादा एक्सपर्टीज़ और लीडरशिप स्टाइल रखने वाला कोई बंदा नहीं था जिसने पार्टिसिपेट किया हो। इसीलिए ये इस बेसिकली वार का रिज़ल्ट क्या हुआ था, फेलियर। इसके मेजर रीजंस यही थे कि पॉलिटिकल रीजंस थे, सोशल एंड रिलीजियस थे, मिलिट्री थे और इकोनॉमिक थे।
अच्छा, इकोनॉमिक किस तरह से थे? इकोनॉमिक इस तरह से थे कि आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली जब ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया था इंडिया पे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने इम्पोज कर दिए थे कि पूरे इंडिया में पुअरिटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इवन उन्होंने क्या कर दिया था, जो उनकी इंडस्ट्रीज़ थी, यानी उनकी जो होम इंडस्ट्रीज़ थी, उनको जो है बिल्कुल डाउन कर दिया था। उनको फोर्स किया गया था कि वो एक्सपोर्ट करें कॉटन और उनकी जो भी सिल्क वगैरह है इंग्लैंड को, ठीक है। इस वजह से इकोनॉमिकली भी वो बहुत डैमेज हुए थे। पॉलिटिकल भी बहुत सारे फैक्टर्स थे। पॉलिटिकल फैक्टर्स में एक तो हमारे पास वो आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। वो क्या था, उसमें ये कहा गया था कि भाई जो इंडियंस लोग हैं, ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टी पे अगर कोई बंदा नहीं आता, ठीक है, वारिस, तो उसकी प्रॉपर्टी पे कौन कंट्रोल करेगा? हमारा ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कंट्रोल करेगी, ठीक है। तो सोशल और रिलीजियस पे बहुत सारे फैक्टर्स थे, यानी रिलीजन्स, हमारे रिलीजन को हर्ट किया गया था, सत्ती को बैन कर दिया गया था। अगर हम एक फ़ेमस चीज़ देखें तो एक कार्टेजेस जो हमारे थे, ग्रीस्ड कार्टेजेस यूज़ किए गए थे, तो उनमें मुस्लिम्स का ये बिलीव था कि दे आर मेड अप ऑफ पिग, एंड यू नो दैट पिग इज़ कम्प्लीटली हराम इन मुस्लिम इन इस्लामिक कॉन्सेप्ट। और अगर हम देखते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव, हिंदूज़ के पर्सपेक्टिव से, तो उन्हें लगता था कि ये किसके बने हुए हैं? काव के। तो काव भी एक रिलीजियस एक एनिमल होता है हमारे हिंदूज़ के लिए, आप जानते हैं। तो इस तरह से उनको उनके रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए थे कि भाई ये तो ब्रिटिशर्स हमारे ख़िलाफ़ ये करें, इन्होंने जानबूझ के इस तरह की चीज़ें यूज़ की हमारे रिलीजियस फैक्टर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, वहाँ वेरियस जो हिंदूज़ के टेम्पल्स वगैरह पे थे, उन पे ज़्यादा टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए थे। आर्मी में देखा जाए तो लो रैंक्स पे उन्हें रखा जाता था। तो इस तरह ये सारे रीजंस की वजह से वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी। अब यहाँ पे अक्सर एमसीक्यूज़ आता है मंगल पांडे का कि कौन है। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर हम वार ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें तो फर्स्ट गोली जिस बंदे ने चलाई थी वो है मंगल पांडे, ठीक है। रिफ्यूज़ल टू बाइट ग्रीस कार्टेजेस, ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि भाई हिंदूज़ और मुस्लिम से क्लियरली मना किया था कि हम उन ग्रीस कार्टेजेस को टच नहीं करेंगे, बिकॉज द बिलीव, मुस्लिम बिलीव दैट दीज कार्टेजेस आर मेड अप ऑफ पिग, while the Hindus believe that these cartridges are made up of cow। तो इसीलिए कम्प्लीटली इन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया था। ये मीरठ में स्टार्ट हुई थी, अक्सर ये भी एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, ठीक है। रिजल्ट्स ऑफ म्यूटनी, इस वार का रिज़ल्ट क्या हुआ? एक तो वो फेल हो गए, ठीक है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट और कौन सी चीज़ें हमें मिली? तो देखा जाए तो फेलियर हुआ था इंडिया का, वी नो दैट, राइट। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश्ड। नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ मुस्लिम्स को और हिंदूज़ को, लेकिन इसके नतीजे में ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा धचका लगा था और उसका रूल ख़त्म हो गया फाइनली। और इंडिया वॉज टेकन ओवर बाय द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। जो हमारी क्वीन ऑफ इंग्लैंड थी, इसको ट्रांसफ़र किया गया था किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहले जो रूल था वो किसके पास गया? क्वीन ऑफ इंग्लैंड के पास, ठीक है। अब कम्प्लीटली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके पास हमारा जो इंडिया था वो कंट्रोल में था। Power was shifted from East India Company to Crown। Rude behavior of Britishers, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट कर दिया था, स्पेशली अगेंस्ट मुस्लिम्स को और ज़्यादा डैमेज करने लगे थे, क्योंकि वो बिलीव करते थे कि भाई मुस्लिम्स का रूल रहा है, यू नो दैट कि अगर हम पहले की बात करते हैं 1800 से पहले की, तो यहाँ हमारा कौन सा था? मुग़ल रूल था। तो वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नतीजे में मुग़ल रूल भी एंड हुआ था। अच्छा, ये भी पूछा जाता है हु इज़ द लास्ट मुग़ल रूलर, तो वो बहादुर शाह ज़फ़र था, ठीक है। उसको जेल में डाला गया था और XYZ, बहरहाल उनके साथ काफ़ी ज़्यादती वगैरह की गई, उनकी फैमिली को भी जो है कब्ज़े में रखा गया था, और उसके बाद फाइनली उनको एग्ज़ाइल कर दिया गया। तो ये रिज़ल्ट्स थे, और ये ड्रॉबैक्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों सक्सेसफुल नहीं हो सकी, बिकॉज ऑफ लेक ऑफ प्लानिंग, लेक ऑफ कॉमन कॉज। एक कॉमन कॉज ही नहीं था, देयर वाज नो एनी यूनिफाइड गोल ऑन विच दे वर्क टुगेदर। एक अलग से कोई बंदा अपनी हिसाब से सोच के वो वार लड़ रहा है, कोई दूसरा अपने हिसाब से लड़ रहा है, सो देयर वाज नो एनी यूनिटी अमंग दैम। लेक ऑफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ मेजर एरियाज थे जहाँ से लोगों ने वार स्टार्ट की थी, कम्प्लीटली सारी सोसाइटीज़ ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेक ऑफ नेशन वाइड डायमेंशन, ऑब्वियसली एक जो पूरी नेशन पार्टिसिपेट करती है वो एलिमेंट मिसिंग था। ऑब्वियसली देयर वर फ्यू पर्सन्स हु वर पार्टिसिपेटिंग इन इट।
बिगनिंग ऑफ द मूवमेंट बिफोर द फिक्स डेट, ये मूवमेंट अचानक से मतलब स्टार्ट हो गई, कोई प्लानिंग नहीं की गई कि भाई अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ऐसी कोई मूवमेंट। ठीक है, तो ये थी वार ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ इसके बाद 1867, आफ्टर 10 ईयर्स हमारा उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी आती है। नाउ ये क्या है? बेसिकली प्रोमिनेंट हिंदूज कंपेन टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग कोर्ट लैंग्वेज उर्दू विद हिंदी। ये एक ऐसी कंपेन थी जिसमें हिंदूज़ के जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे उन्होंने मिल के कहा था कि भाई हमें कौन सी लैंग्वेज चाहिए, क्यों उर्दू है, हिंदी होनी चाहिए हमारी क्या ऑफिशियल लैंग्वेज। अब इस तरह के इन्होंने इश्यूज़ क्रिएट किए, इन्होंने कहा कि भाई उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, और इस वजह से इन्होंने काफ़ी मसले मसाइल जो है क्रिएट किया और कहा कि भाई संस्कृत हमारी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। नाउ ड्यू टू दिस थिंग सर सैयद अहमद खान का बहुत एग्रेसिव रिएक्शन आया। उन्होंने शेक्सपियर को कहा था कि नाउ आई एम कन्विंस्ड दैट दीज टू नेशंस विल नॉट वर्क यूनाइटेड इन एनी कॉज एट प्रेजेंट देयर इज नो ओपन हॉस्टिलिटी बिटवीन दैम बट ऑन अकाउंट ऑफ so called educated people it will increase 100-fold in the future. He who is alive at that time will see it comes to pass. According to him उन्होंने कहा कि भाई हिंदूज़ जो हैं ऑब्वियसली उर्दू को एक एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो हिंदूज़ और मुस्लिम्स कभी भी साथ नहीं रहेंगे। वो कह रहे थे कि ओके नाउ ज़ाहिरी तौर पे उनके बीच में कोई भी तनाव नहीं है, कोई भी ऐसा एग्रेसिव रिएक्शन उनके बीच में नहीं है, अभी तो उनके दरमियान ज़ाहिरी यूनिटी लग रही है, बट फ्यूचर में आफ्टर सम टाइम हम लोग ईज़िली ये देख पाएंगे कि जो है मुस्लिम्स और हिंदूज़ है वो एक साथ नहीं रहेंगे। इसीलिए हम अक्सर सैयद अहमद ख़ान को कहते हैं ही इज़ द फर्स्ट टू गिव द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ये वेरी फर्स्ट टाइम था जहाँ पे चलो इन्होंने सेपरेट मुल्क की या कोई ऐसी बात तो नहीं की, लेकिन उन्होंने कह दिया कि भाई हिंदूज़ और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते। उनको ये रियलाइज़ हुआ कि भाई हिंदूज़ जब एक लैंग्वेज को टॉलरेट नहीं कर सकते, दे कैन नॉट इवन डाइजेस्ट जस्ट अ लैंग्वेज, तो वो किस तरह से आगे हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। तो बहरहाल इस उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी क्या है, एक सिंपल मूवमेंट थी जो हिंदूज़ ने स्टार्ट की थी। हेटेड जाहिर किया था कि उर्दू क्यों है लैंग्वेज, संस्कृत होनी चाहिए कोर्ट की लैंग्वेज, क्योंकि उर्दू इसलिए थी क्योंकि हमें पता है कि मुस्लिम रूल लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हमारा चला था। 712 से अगर हम AD से देख रहे होते हैं तो तब से हमारा जो है मुस्लिम का रूल स्टार्ट हुआ था, तो इतने अरसे तक मुस्लिम रूल चला था, तो इन हिंदूज़ को ये प्रॉब्लम थी। ओके, आफ्टर दैट 1875 में अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट हुई। अच्छा, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर कन्फ्यूज दैट व्हाट इज़ बेसिकली द अलीगढ़ मूवमेंट। तो अलीगढ़ मूवमेंट एक सिंगल इवेंट की बात नहीं है, डोंट बी कन्फ्यूज कि बट इट्स जस्ट वन इवेंट that we are calling it अलीगढ़ मूवमेंट, क्योंकि एक पर्टिकुलर मूवमेंट है। नहीं, इसमें कंबाइन सर सैयद अहमद ख़ान की सर्विसेज हैं, चाहे एजुकेशनल उनके जो एफ़र्ट्स हैं, उनके रिलीजियस एफ़र्ट्स हैं, उनके पॉलिटिकल, उनके सोशल एफ़र्ट्स, इन सब एफ़र्ट्स को मिला के हम अलीगढ़ मूवमेंट बोलते हैं। नाउ कम्स टू द पॉइंट दैट वाई बेसिकली अलीगढ़ मूवमेंट, इसलिए क्योंकि अलीगढ़ में उन्होंने जो स्कूल और वो चीज़ बनाई थी, ठीक है, उन्होंने अलीगढ़ में जो मूवमेंट स्टार्ट की थी, बेसिकली उस अलीगढ़ को एक सेंटर बनाया गया था। सारी बेसिक जो है प्लानिंग जो भी उन्होंने किया वो सब अलीगढ़ को सेंटर पॉइंट बना के किया था, क्योंकि उन्होंने अलीगढ़ में एक स्कूल बनाया था बेसिकली, इसीलिए इस मूवमेंट को हम अलीगढ़ बोलते हैं। ठीक है, और ये क्यों हुई थी, इसका बेसिक मकसद था कि इंटेलेक्चुअल, सोशल, एजुकेशनल और कल्चरल रीजनरेशन की जाए मुस्लिम सोसाइटी की। ठीक है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया, तो उसके बाद अलीगढ़ ने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी। तो हम इसको रीड करते हैं कि इसमें क्या है। ही वॉज ए ग्रेट इंडियन मुस्लिम लीडर, नो डाउट उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हर हिसाब से, चाहे एजुकेशनल हो, पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो या सोशल हो। Prominence after the War of Independence in 1857, when India was amalgamated in the British Empire by the dissolution of East India Company, the Britishers made the Muslims responsible for the World War of Independence mutiny, and they were reduced to misery by the Britishers through confiscating their properties and denying them employment. अब ये मूवमेंट इस तरह से स्टार्ट हुई क्योंकि हमें पता है कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी किसके कंधों पे डाली गई कि मुस्लिम्स आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट।
तो उन्होंने मुस्लिम्स के साथ बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव रिएक्शन शो करना शुरू कर दिया। उनको एम्प्लॉयमेंट में हिस्सा नहीं दिया जाता था, उनकी प्रॉपर्टी को स्नैच कर दिया जाता था, कम्प्लीटली उनकी जो एग्रीकल्चरल चीज़ें थी उनको प्रमोट करना बंद कर दिया गया। जो भी इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशंस थी किसी पे भी मुस्लिम्स को नहीं रखा जाता था। इन सब चीज़ों की वजह से उन्होंने क्या किया, सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट की। अब इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंग्लिश एजुकेशन को मुस्लिम्स में इनकरेज किया जाए, वेस्टर्न एजुकेशन को, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता था कि मुस्लिम्स के पास इंग्लिश एजुकेशन नहीं है। इस वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ब्रिटिशर्स के दरमियान और मुस्लिम्स के दरमियान। तो उनका पूरा एफर्ट था कि वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस की जाए। और उनका दूसरा मकसद ये था कि किसी भी तरह से ब्रिटिशर्स और मुस्लिम्स में आपस में यूनिटी क्रिएट हो। थर्ड था टू कन्विंस द ब्रिटिशर्स दैट मुस्लिम्स वर लोयल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। उन्होंने सारा ये एफर्ट क्रिएट किया कि किस तरह से उन्हें प्रूफ किया जाए कि भाई मुस्लिम्स लोयल हैं आपके साथ, उनके साथ ये नाइंसाफ़ी ना की जाए, और जो भी कल्चरल और सोशल रिफॉर्म्स थे वो मुस्लिम्स के लिए इंट्रोड्यूस किए। अब ये वेरियस उनकी चीज़ें बताई गई हैं। अगर हम एजुकेशन वाइज बात करते तो उन्होंने लिखा है कि 1859 में उन्होंने गुलशन स्कूल मुरादाबाद में बनाया था, ठीक है। 1863 में फिर विक्टोरिया स्कूल उन्होंने गाज़ीपुर में इंट्रोड्यूस किया। यू कैन सी कि उन्होंने कितने सारे स्कूल्स और कितनी सारी कंट्रीब्यूशन की है। 1864 की कंट्रीब्यूशन भी इम्पॉर्टेंट है, उन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी इंट्रोड्यूस की। अब इस सोसाइटी का काम क्या था कि वो ट्रांसलेट करती थी इंग्लिश, जो भी काम था मेजर, उनको नेटिव लैंग्वेज में, ताकि लोग समझ सकें कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं। उनका मकसद ये था कि भाई यूनाइट किया जाए ब्रिटिशर्स को और मुस्लिम्स को। 1866 में अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट, दिस imparted information on history, Asian modern science of agriculture, natural and physical sciences and advanced mathematics। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट बना, जैसे कि उसमें तो काफ़ी सारे मॉडर्न साइंसेस, हिस्ट्री, हमारी फ़िज़िकल साइंस एंड इवन मैथमेटिक्स पे काफ़ी जो है उसकी एजुकेशन को प्रमोट किया गया। 1870 में कमिटी स्ट्राइविंग फॉर द एजुकेशनल प्रोग्रेस ऑफ मुस्लिम्स, एक कमेटी बनाई गई थी जिसका बेसिक मकसद ये था कि भाई जो मुस्लिम्स हैं उनको प्रोग्रेस दी जाए, एजुकेट किया जाए उनको, स्पेशली उनको अच्छी खासी वेस्टर्न एजुकेशन दी जाए। 70 में तहज़ीबुल अखलाक स्टार्टेड हुई थी, ठीक है। उसके बाद 73 में स्कीम फॉर इस्टेब्लिशिंग अ कॉलेज प्रेजेंटेड। अब ये काफ़ी सारे इवेंट्स हैं उनके। इवन अगर सोशल सर्विसेज की बात की जाए तो उन्होंने खुतबा अहमदिया दिया था, और वो क्यों दिया था, गुस्ताख की जो हमारे प्यारे नबी के गुस्ताख में बातें की गई थी उसके ख़िलाफ़ वो चीज़ दी गई थी, ठीक है। अंजमन उर्दू, ये काफ़ी चीज़ें हैं उनकी, रिसाले तहज़ीब, इस तरह की काफ़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है। अगर हम मेजर एक कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 1875 में उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड स्कूल बनाया था। अब इट इज़ ड्राइव फ्रॉम टू वर्ड्स। मोहम्मदियन का मकसद है कि इस्लामिक, एंग्लो मीन्स के भाई इंग्लैंड मतलब वेस्टर्न, यानी इन्होंने कंबाइन किया था कि इस्लामिक एजुकेशन, ठीक है, और वेस्टर्न एजुकेशन, दोनों चीज़ों को साथ ही भी चलाया जाए, दे मस्ट रन पैरेलल विद ईच अदर। तो इन्होंने ये एक स्कूल बनाया था। लेटर इसको एक कॉलेज का जो है दर्जा दिया गया था, ठीक है। और बाद में इवन यूनिवर्सिटी का 1920 में। ये भी अक्सर पूछा जाता है कि भाई मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड स्कूल कब बना था, 1875 में। उसको कॉलेज कब बनाया गया था, 1877 आफ्टर 2 ईयर्स। और फिर यूनिवर्सिटी में कब इसको बनाया गया, 1920 में। अब आते हैं दारुल उलूम देवबंद, 1866। ये कौन सी मूवमेंट है, इसको अगर शॉर्ट में हम देखें तो ये मूवमेंट बेसिकली सर सैयद अहमद ख़ान के अगेंस्ट स्टार्ट की गई थी। व्हेन द मुगल्स डिक्लाइन स्टार्टेड, द ईस्ट इंडिया कंपनी emerged as the new political power in India. An active campaign of Christians missionaries was developing a serious threat to Islam in India. आहिस्ता आहिस्ता जब मुग़ल्स का दौर ख़त्म होने लगा और ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, तकरीबन उन्होंने हर हिसाब से कंट्रोल ले लिया था इंडिया का, तो फिर ये इजीली नोटिसेबल था कि जो हमारे क्रिश्चियंस थे उनका क्या मिशन था कि भाई अपनी जो हमारी वेस्टर्न एजुकेशन है, हमारे जो कॉन्सेप्ट है, हमारे रूल्स हैं, उनको इम्पोज़ किया जाए। तो थ्रेट हो गया था, एक ख़तरा था कि भाई हमारी जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, हमारे जो मुसलमान हैं वो इस्लामिक वैल्यूज़ को भूल जाएंगे। इसीलिए इंटरवेंशन इन रिलीजियस अफेयर्स कंपेल द मुस्लिम्स टू मेड अ मदरसा वेयर द बेसिक ऑफ रिलीजन टू बी टॉट। तो ये क्यों बना, दारुल उलूम देवबंद है क्या, एक इंस्टीट्यूट बना था। ये क्यों बना, ताकि जो ये रिलीजियस अफेयर्स में हमारे जो ब्रिटिशर्स हैं
इंटरफेयर कर रहे हैं, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं हमारे इस्लाम को, उसको ना किया जाए। ठीक है, एक ऐसा मदरसा खोला जाए जो रिलीजन, हमारे मुसलमानों के जो हार्ट है उनको इस्लामिक वैल्यूज़ से रिवाइव करे। तो इसका मकसद ही क्या था? इस्लामिक एजुकेशन। अब आप इजीली याद रख सकते हैं, पहले सर सैयद अहमद की ख़ान की मूवमेंट वेस्टर्न एजुकेशन पे थी। ये इन्होंने सर सैयद अहमद के ख़ान अगेंस्ट बनाई थी दारुल उलूम देवबंद मदरसा। ठीक है, क्यों? इस्लामिक एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। नाउ हु स्टार्टेड दिस मूवमेंट? बेसिकली इट वाज स्टार्टेड बाय हाजी अहमद हुसैन आबिद। इस मदरसे को हम इस्लामिक अरबिक मदरसा भी बोलते हैं, और आगे थ्रू आउट अब हम देखें तो ये वर्ल्ड में एक पॉपुलरिटी क्या कहलाता है? उम्मुल मदरसा। ठीक है, मतलब मदर ऑफ मदरसास। इतना फेमस हो गया ये मदरसा जो आज भी इस्लामिक टीचिंग्स हमें प्रोवाइड करता है ना। इसका ऑब्जेक्टिव था, एक तो इस्लामिक टीचिंग्स दी जाए स्टूडेंट्स को, एंड सेकंड मोटिव वाज टू कीप मुस्लिम्स अवे फ्रॉम वेस्टर्न कल्चर, कि भाई वेस्टर्न कल्चर में आके हमारे मुसलमान ख़राब ना हो जाएं। आफ्टर दैट देयर वाज नदवतुल उलेमा 1892। अब ये मूवमेंट भी एक सिंपल मूवमेंट है जो किसने? अशरफ अली, ठीक है, और महमूदुल हसन, इन्होंने स्टार्ट की थी। और ये बेसिकली कानपुर में एक सेशन हुआ था, उसमें स्टार्ट की गई थी। नाउ व्हाट इज़ बेसिकली दैट? इन्होंने एक म्यूचुअल सोल्यूशन निकाला था। दारुल उलूम देवबंद वालों का कॉन्सेप्ट इस्लामिक टीचिंग था, सर सैयद अहमद का ज़्यादा जो कंसंट्रेशन था दैट वाज ऑन वेस्टर्न एजुकेशन। सो नदवतुल उलेमा खुला था इन दोनों का एक बीच का सोल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि भाई बेसिकली सिंथेसाइज करो अलीगढ़ और देवबंद दोनों की मूवमेंट को। ठीक है, यानी सिर्फ ना ही इस्लामिक ना ही सिर्फ वेस्टर्न, दोनों एजुकेशन को एक साथ चलाया जाए। दिस कॉन्सेप्ट इज़ नोन एज नदवतुल उलेमा। नाउ एक तो हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट था जो हमारा वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न नॉलेज, फिज़िक्स, इन पे फोकस रखता था। दूसरे ऑर्थोडॉक्स थे जो टिपिकली कहते थे कि क्या करना है भाई, इस्लामिक टीचिंग्स को प्रोमोट करना है। तो इन्होंने एक मॉडर्न सोल्यूशन दिया था टू स्ट्राइक बैलेंस, यानी बैलेंस रखने के लिए। ऐसा नहीं कि दोनों में से कोई चीज़ ज़्यादा एक्सीड हो जाए, क्योंकि समटाइम्स रिलीजन में हम ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं और कुछ ज़्यादा ही उसको अगर फोकस करेंगे तो हमारे लिए नुकसान होगा, क्योंकि हाँ हमारे लिए एजुकेशन ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए भी ना। तो इन्होंने एक म्यूचुअल सोल्यूशन निकाला था और उन्होंने कहा कि वेस्टर्न एंड इस्लामिक एजुकेशन बोथ आर कंपलसरी। नाउ लेट्स सम अप द थ्री मूवमेंट्स। एक तो 1875 की सर सैयद अहमद खान की, 1866 दारुल उलूम देवबंद और 1892 नदवतुल उलमा, तीनों की कंपाइल करते हैं तो क्या नतीजा मिलता है? देयर इज़ अ कॉमन व्यू दैट देयर वर थ्री टेंडेंसी अमंग मुस्लिम्स के दरमियान तीन कॉन्सेप्ट्स आए। फर्स्ट वन वाज अ देवबंद जिसमें प्रो रिलीजियस एंड एंटी ब्रिटिश की बात की। प्रो मीन्स रिलीजन को प्रोमोट करना, एंड एंटी ब्रिटिश मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, इट मीन्स वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट। सेकेंड थी अलीगढ़ की मूवमेंट। अलीगढ़ क्या थी? प्रो इंग्लैंड, इट मीन्स वो इंग्लैंड के साथ वेस्टर्न कल्चर्स को प्रोमोट करना चाहती थी। एंड एंटी कांग्रेस, वो फिर कांग्रेस के अगेंस्ट थी। सर सैयद अहमद खान की मूवमेंट किसके अगेंस्ट थी? कांग्रेस यानी हिंदूज़ के। और थर्ड मूवमेंट थी नदवा, जिसको हम कहते हैं कि प्रो ब्रिटिश एंड एंटी अलीगढ़ एंड एंटी देवबंद। उन्होंने कहा कि भाई ब्रिटिश को ठीक है सपोर्ट किया जाए, लेकिन उन्होंने अलीगढ़ और देवबंद दोनों के एंटी यानी उन दोनों के अगेंस्ट था। उन्होंने कहा था एक म्यूचुअल सोल्यूशन निकाला जाए। अब इसके बाद फाइनली देयर वाज अ फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस इन 1885। अब इसका अगर हम व्हेन वी गो बैक टू द हिस्ट्री, द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में जो हुई उसकी वजह से ही फॉर्मेशन हुई कांग्रेस की। और ये किन्होंने बनाई थी? एलन ऑक्टेवियन ह्यूमी। ठीक है, क्यों बनाई गई थी? ताकि दोबारा से वार ऑफ इंडिपेंडेंस ना हो। इस तरह नहीं कि अगेन हिंदू मुस्लिम्स लड़ने बैठ जाएं। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई देयर मस्ट बी द बेसिक राइट्स ऑफ हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स। एक ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म हो जो हिंदूज़ मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करे और ब्रिटिश इंडिया से कम्युनिकेट करे, क्योंकि इससे पहले देयर वाज नो एनी पार्टी, देयर वाज नो एनी रिप्रेजेंटेटिव जो हिंदूज़ और मुस्लिम्स के राइट को कम्युनिकेट करता। इसीलिए एक कांग्रेस बनाएगी, एक ऐसी पार्टी जो दोनों के राइट्स को बताए, जो एक्चुअल में ब्रिटिशर्स और जो हमारा इंडिया है उसको यूनाइट करके रखे, ब्रिटिश इंडिया को। ठीक है, लेकिन इसमें सैयद अहमद खान का रिएक्शन वाज नॉट गुड। उन्होंने कहा कि मुस्लिम नॉट टू ज्वाइन दिस पार्टी बिकॉज इट वाज रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ हिंदूज नॉट फॉर मुस्लिम्स। उन्होंने कहा कि आई डोंट थिंक सो कि ये हमारी पार्टी है और ये हमें यूनाइट करेगी। नो, इट इज़ जस्ट फॉर हिंदूज।
Now comes to the partition of Bengal that was occurred in 1905. Now partition of Bengal यानी बंगाल को तोड़ा गया दो हिस्सों में, ठीक है, दो हिस्सों में, एक था ईस्ट बंगाल और एक था वेस्ट बंगाल, उसमें तोड़ा गया था. नाउ व्हाट इज़ द रीज़न जिसकी वजह से हमें बंगाल को तोड़ा गया, और तोड़ा किसने था? लॉर्ड कर्जन. ये अक्सर एमसीक्यूज़ में आता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने की थी, किस वाइसराय का नाम था? लॉर्ड कर्जन का था, ठीक है, इन 1905. नाउ वन ऑफ द मेजर रीज़न था एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स. एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वो इतना बड़ा प्रोवेंस था, ऑलमोस्ट 8 करोड़ की तो आबादी थी. ये उस को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था. इसलिए लॉर्ड कर्जन ने कहा कि भाई इन ऑर्डर टू क्रिएट ईज़ इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, प्रॉब्लम ना, उन्होंने क्या किया, बंगाल को दो हिस्सों में तोड़ा, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है. वेस्टर्न बंगाल में हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस आ रहे थे, वाइल द ईस्टर्न बंगाल में क्या था, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे. तो सिंपल पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी 1905 में. अब लेकिन इसका रिएक्शन क्या था? मुस्लिम्स वर सो हैप्पी, उनको तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि उन्हें था कि यार ईस्ट बंगाल में एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन होगी तो क्या हमारे ज़्यादा मुस्लिम वहीं पे है, वहाँ पे ट्रेड है, हम इजीली हमारा ट्रेड वगैरह प्रमोट हो सकता है, ठीक है. लेकिन हिंदूज़ ने बहुत ही एग्रेसिव रिएक्शन शो किया. उनको लगा कि भाई ईस्टर्न बंगाल अगर इस तरह से अलग होगी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन तो एक दिन वो ट्रेड करते करते बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और वो एक दिन खुद अलग हो जाएंगे यहाँ से. तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो नहीं होने देना. दैट्स वाई दे शो अ वेरी एग्रेसिव रिएक्शन. दे स्टार्टेड स्वदेशी मूवमेंट. उन्होंने एक स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट की जिसमें उन्होंने पार्टीशन के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा हंगामे किए. उन्होंने ब्रिटिशर्स के गुड्स को प्रमोट करना बंद कर दिया, उनके ऑर्डर्स को मानना बंद कर दिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स और हंगामे करते हैं भाई, तो उस तरह की चीज़ें करने स्टार्ट कर दी. तो इस प्रेशर की वजह से देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर दैट अरोज बिकॉज ऑफ दिस स्वदेशी मूवमेंट. सो एज अ रिजल्ट फाइनली annulment ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल 1911 में, यानी जो पार्टीशन की गई थी उसको वापस लिया गया, ठीक है. तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट बोट डाउन बिफोर द स्वदेशी मूवमेंट एंड रीयूनाइटेड बोथ प्रोविंसेस बाय एंडिंग द पार्टीशन इन 1911. फाइनली हिम्मत हार ली उन्होंने क्योंकि कहा भाई इनसे कौन डील करेगा, इसीलिए उन्होंने पार्टीशन को कैंसिल कर दिया एंड एक ही सिंगल प्रोविंस में कन्वर्ट कर दिया. और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात 1911 में हुई थी, दैट इज़ मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इंग्लिश कामरेड न्यूज़पेपर इंट्रोड्यूस किया था. ये भी अक्सर एमसीक्यूज़ में आता है, तो हु बेसिकली इंट्रोड्यूस द इंग्लिश कामरेड न्यूज़पेपर, दैट इज़ मौलाना मोहम्मद अली जौहर. Now comes to the point, अब आता है एक फेमस इवेंट दैट इज शिमला डेपुटेशन 1906. शिमला डेपुटेशन 1906 जैसे ही पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई उसके बाद ये इवेंट हुआ था. और ये क्यों हुआ था? बिकॉज मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा खुश थे, ठीक है, और न्यू वायसराय आया था दैट इज़ लॉर्ड मिंटो, ठीक है, हमारा ये न्यू वायसराय आया था. तो अब उनका क्या था, उन्होंने कहा कि भाई न्यू वायसराय आया है मुस्लिम्स का, तो मुस्लिम्स ने सोचा कि भाई हम उनके साथ एक मीटिंग रखते हैं, ठीक है, उनसे मीटिंग रखते हैं, उनसे बात करते हैं और अपने राइट्स की कुछ बात करते हैं. अब लॉर्ड कर्जन से कौन है? लॉर्ड मिंटो हमारा कौन बना? वाइसराय. पहले लॉर्ड कर्जन था, ठीक है. अब उन्होंने क्या हुआ कि लिबरल पार्टी वन द इलेक्शन इन इंग्लैंड इन 1905. लिबरल पार्टी ने जब इलेक्शंस को विन किया, इट बिलीव इन गिविंग एडवोकेट सेफ गार्ड्स टू इंडियन पीपल बाय इंट्रोड्यूसिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स. हुआ ये कि भाई उन्होंने कह दिया कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाएंगे और वो क्या होंगे, किसके हक़ में होंगे? इंडियंस के हक़ में होंगे. तो इस वजह से अ डेलीगेशन ऑफ प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री वॉज फॉर्म अंडर द लीडरशिप ऑफ सर आगा खान. अब क्या हुआ, इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने एक डेलीगेशन बनाई, यानी इम्पॉर्टेंट जो भी उनके मेजर लीडर्स थे सब इकट्ठे हुए और उन्होंने ये सोचा कि भाई क्यों ना हम कुछ डिमांड्स रखते हैं न्यू वायसराय के आगे, हो सकता है कि वो हमारी डिमांड्स को पूरा करे, ठीक है. और इसका लीडरशिप रोल किसने प्ले किया था? सर आगा खान ने. डेलीगेशन वॉज कंप्राइजिंग ऑफ 35 प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स इसमें मौजूद थे, ठीक है. उन्होंने मीटिंग की थी. अब मीटिंग में उन्होंने क्या किया था? डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट. नाउ दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सी मूवमेंट में सबसे पहले मुस्लिम्स ने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी. तो द फर्स्ट टाइम जब ये कॉन्सेप्ट है कि हमें सेपरेट इलेक्शंस चाहिए, हमारी एक कम्युनिटी अलग है, हमारी एक एग्जिस्टेंस अलग है, हमें सेपरेट इलेक्शंस चाहिए, वो किसने
और कब दिया था? मुस्लिम्स ने दिया था। एक तो 35 जो प्रोमिनेंट मुस्लिम्स थे, और शिमला डेपुटेशन 1906 में दिया था। और उन्होंने फर्दर ये भी कहा था कि भाई हमें सिंडिकेट में रिप्रेजेंटेशन चाहिए, या जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जो मेजर डेजिग्नेशंस आती हैं वहाँ पे भी हमें इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशंस पे रखा जाए। ठीक है, तो ये उन्होंने डिमांड्स की थी। तो उसका रेस्पॉन्स पॉजिटिव आया था, और मिंटो ने कहा था कि भाई, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि भाई बिल्कुल हम इन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को ट्राई करेंगे कि ऐड करें इंडिया में। ठीक है, तो काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शन आया था। अब इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन 1906। इसी के साथ साथ मुस्लिम लीग फॉर्म हुई थी। ऑब्वियसली देयर वर लॉट ऑफ मुस्लिम लीडर्स दैट came to believe that no, Congress is not our party and it is not representing our rights. तो उनको ये कहीं ना कहीं बात खटक रही थी, तो उन्होंने ये सोचा, आपस में कंबाइन हुए, और उन्होंने एक मिल के उन्होंने कहा क्यों ना एक अलग मुस्लिम्स की पार्टी हो जो सिर्फ मुसलमानों को रिप्रेजेंट करे। तो इसीलिए उन्होंने ये मुस्लिम लीग फॉर्म की थी। अगर इसके बैकवर्ड अगर हम बात करते हैं कि रीज़न्स क्या थे, तो देयर वर लॉट ऑफ रीज़न्स कि भाई हमेशा मुसलमानों को एजुकेशन में, जो ट्रेड है, इंडस्ट्री में बैकवर्ड रखा जाता था, पीछे रखा जाता था। जो भी अपर क्लास मुस्लिम्स थे अगेंस्ट मॉडर्न एजुकेशन, सो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम रिमेन अनएजुकेटेड। ठीक है, अपर क्लास जो थी वो मॉडर्न एजुकेशन लेती थी, जो हमारे बाकी मुसलमान थे वो अनएजुकेटेड रह गए। फ्यू मुस्लिम्स रिसीव मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन, राइट्स उनको प्रॉपर मिले ही नहीं। ब्रिटिश डिस्क्रिमिनेशन होती थी, हर जो भी मिलिट्री सर्विसेज थी, टॉप हमारी जो पोजीशंस होती थी, चाहे मिलिट्री की हों, सिविल हों, उन पोजीशंस पे रिक्रूटमेंट ही नहीं की जाती थी मुस्लिम्स की। और मुस्लिम्स को कहीं भी ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं किया जाता था। जो मेजर इंडस्ट्रीज़ थी वहाँ भी उनको ऑक्यूपाई नहीं किया जाता था। नाउ ड्यू टू दीज रीजन्स मुस्लिम लीग को फॉर्म किया गया था ढाका में, टू प्रोटेक्ट एंड एडवांस द पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ मुसलमान्स ऑफ इंडिया। क्यों? ताकि पॉलिटिकल राइट्स प्रोटेक्ट हो मुसलमानों के और कोई उनको एक्सप्लॉइट ना कर सके। एक ऐसी पार्टी हो जो प्योरली उनको रिप्रेजेंट करे, एंड टू रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट देयर नीड्स एंड एस्पिरेशंस टू द गवर्नमेंट। अब इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था बनाने का, कि किस तरह से इंडियन मुस्लिम्स की लॉयल्टी को प्रमोट किया जाए ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। उसके अलावा टू प्रोटेक्ट द पॉलिटिकल एंड अदर राइट्स, कोई भी और राइट हैं, चाहे रिलीजियस हों, सोशल राइट्स हों, इकोनॉमिकल राइट्स हों, वो सारे के सारे राइट्स इंडियन मुस्लिम्स को दिए जाएँ। एंड टू ओवरकम द फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी अमंग मुस्लिम्स टूवर्ड अदर कम्युनिटीज़। ठीक है, और कोई भी फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी है अमंग मुस्लिम्स अगेंस्ट अदर, तो उसको ओवरकम किया जाए। ठीक है, अब वंस ये डिमांड्स रख ही दी गई हमारी 1906 में शिमला डेपुटेशन की, उसके बाद हमारी मुस्लिम लीग फॉर्म हो गई। अब फाइनली मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आए 1909 में, क्योंकि हमने बात की ना 1906 में कि रिफॉर्म्स आने हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ना, तो मिंटो ने तो प्रॉमिस किया था कि भैया मैं आगे इस चीज़ के बारे में बात करूँगा कि सेपरेट इलेक्शंस हों आप लोगों के। ठीक है, तो आगे इस फाइनली रिफॉर्म्स आ गए थे 1909 में, जिन्हें हम इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया गया, इसमें कुछ पॉजिटिव स्लाइड पॉइंट्स ऐड किए गए, जैसे कि इंक्रीज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियंस इन द गवर्नेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कुछ उनकी इन्वॉल्वमेंट की गई, पहले तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, इट्स वॉज ऑलमोस्ट ज़ीरो। इन मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स मिंटो वॉज इंडियन वाइसरॉय। अच्छा, ये क्यों मिंटो मॉर्ले नाम रखा गया है, इसकी भी एक रीज़न है। मिंटो तो वाइसरॉय है, हमें पता था। ठीक है, एंड मॉर्ले वो स्टेट सेक्रेटरी फॉर इंडिया, स्टेट का सेक्रेटरी था। तो इन दोनों ने कंबाइन ये रिफॉर्म्स दिए, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज आया था वॉज सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी सेपरेट इलेक्शंस का जो चीज़ थी, ये पॉइंट ऐड किया गया। अब ये एमसीक्यूज़ में अक्सर आता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। शिमला डेपुटेशन में जस्ट डिमांड की गई थी, एंड इन 1909 फाइनली सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए, ये रिफॉर्म्स ऐड हुए। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में, यही पूछा जाता है भाई सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की, भाई सेपरेट इलेक्टोरेट की किस में बात की गई थी, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909 में फर्स्ट टाइम। उसके बाद कायदे आज़म ज्वाइन मुस्लिम लीग, उन्होंने 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। ठीक है, पहले उनकी कंट्रीब्यूशन नहीं थी, क्योंकि मुस्लिम लीग को अगर देखा जाए तो वहाँ पे आगा खान मेजर उनके प्रेसिडेंट थे, वहाँ पे उनके कंट्रीब्यूशन ज़्यादा थी, कायदे आज़म की पहले कंट्रीब्यूशन नहीं थी। और कायदे आज़म रिमेन मेंबर ऑफ बोथ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस फॉर 7 years। अब कायदे आज़म ने
मुस्लिम लीग को तो ज्वाइन किया था पर कांग्रेस को नहीं छोड़ा. इट मीन वो 7 years तक फ्रॉम ऑलमोस्ट 1913 to 1920 वो दोनों का मेंबर रहा. सर आगा खान रिमेन प्रेसिडेंट टिल 1913. पहला प्रेसिडेंट, ये भी अक्सर पूछा जाता है कि भाई मुस्लिम लीग हमारी जो न्यू फॉर्म हुई मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनका पहला प्रेसिडेंट कौन था? आगा खान थे. ठीक है, उसके बाद सर जो है हमारे कायदे आज़म हमारे क्या बने थे? सेकंड प्रेसिडेंट. अब एक मेजर इवेंट की बात की जाए तो वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी 1914 से 1916 से. हम इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज़ ये एक सेपरेट टॉपिक है. पाकिस्तान की अगर मेजर हिस्ट्री में बात की जाती है तो ये उसका हिस्सा नहीं है. ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली इसके काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड वॉर 1 और 2 का इन्फ्लुएंस था हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री में, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ एंड इंशाल्लाह लेटर ऑन आई विल डिस्कस इट इन डिटेल. तो वर्ल्ड वॉर 1 बेसिकली क्या है? इट इज़ नोन एज अ ग्रेट वार एंड वाज अ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट दैट बिगेन इन यूरोप इन 1914 एंड लास्टेड अंटिल 1918. ये एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट थी वर्ल्ड लेवल पे, यानी इससे पहले ऐसी ख़तरनाक वार पहले नहीं हुई थी. ठीक है, अब ये दो चीज़ों के दरमियान थी. वन वाज द अलाइड पावर और दूसरी सेंट्रल पावर. अलाइड पावर में हमारे कौन कौन से आते थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ने हर बात में पार्टिसिपेट किया था बट वो इसका हिस्सा थी इसलिए हम उसका भी नाम लिखेंगे. वाइल द सेंट्रल पावर्स में कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ऑटोमन एम्पायर. ठीक है, अब ये वर्ल्ड वार थी फर्स्ट टाइम, इसमें डिफरेंट केमिकल वेपन्स और एयरक्राफ्ट वगैरह इंट्रोड्यूस हुए थे. इससे पहले इस तरह के हाईली केमिकल वाले और डेंजरस किस्म के वेपन्स पहले कभी इंट्रोड्यूस नहीं हुए, लेकिन इस वार के नतीजे में इस तरह के वेपन्स और एयरक्राफ्ट वगैरह इंट्रोड्यूस हुए थे. ये भी हमसे किस में अक्सर आती हैं चीज़ें कि भाई इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट और केमिकल वेपन्स कब इंट्रोड्यूस हुए थे, तो ये वर्ल्ड वॉर 1 के लिए इंट्रोड्यूस हुए थे. अब ये वार कि दे आर लॉट ऑफ रीजन्स. ठीक है, लेकिन एक मेजर इमीडिएट जो कहते हैं ना रीज़न कौन सा था, तो इमीडिएट रीज़न था फ्रांस फर्डिनेंड ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हिज प्रेग्नेंट वाइफ सूफी वर असैसिनेटेड. यानी जो फ्रांस था, ठीक है, ऑस्ट्रिया का, उसकी वाइफ जो सूफी थी उसको मार दिया गया. अब ऑस्ट्रिया हंगरी ने ये ब्लेम किया कि सर्बिया है जिन्होंने बेसिकली मारा है इन लोगों को. ठीक है, क्योंकि वो ऑब्वियसली फ्रांस और जो भी था उसकी वाइफ, उसका डायरेक्ट ब्लेम इसी बंदे पे जा रहा था कि भाई सर्बिया का बंदा है, इसी ने ये कत्ल किया है. उन्होंने कहा था कि भाई हम अब इसके अगेंस्ट वार करेंगे, इसकी हिम्मत कैसे हुई. अब प्रॉब्लम यह आती है कि फिर जब एक कंट्री इन्वॉल्व थी तो ये इतनी बड़ी क्यों हो गई? वाई इट वाज स्प्रेड एंड इट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ कंट्रीज. तो रीज़न इसका ये था कि एट दैट टाइम जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी तो अलाइंस बनती थी काफ़ी सारी. अलाइंस ऐसे बोलते हैं किस तरह की आप जो है ना, और एक ऑर्गेनाइजेशन कह लो, इस तरह से बना लेते हो जिसमें एक यूनियन कह लो जिसमें डिफरेंट कंट्रीज 3-4 आपस में मिलके एक एग्रीमेंट वगैरह साइन करती हैं कि भाई इन केस अगर हमारी कंट्री पे किसी ने अटैक किया तो भाई आप लोग हमारा साथ देंगे. तो इसी तरह से अलाइंस था ऑस्ट्रिया हंगरी का जर्मनी वगैरह के साथ. अब ऑस्ट्रिया हंगरी ने वार करनी चाहिए तो उन्होंने जर्मनी से कांटेक्ट किया. उन्होंने कहा नॉक भाई फाइनली हमारे लोगों को मार दिया गया है सर्बिया ने, सो हम वार करना चाहते हैं. सो ऑब्वियसली जर्मनी ने प्रॉमिस किया हुआ था, उसका एक अलाइंस बना हुआ था, उन्होंने कहा कि हाँ भाई हम वार करेंगे. तो फाइनली इस तरह से वार स्टार्ट हुई और इन्हीं अलाइंस वगैरह की वजह से बाकी डिफरेंट कंट्रीज़ थी वो भी इन्वॉल्व हो गई, तो यह वार बहुत ज़्यादा बढ़ गई. ठीक है, और फाइनली ये वार कब फिनिश हुई? जब जर्मनी ने साइन किया था आर्मिस्टाइस, यानी उन्होंने बस ये कहा कि भाई बस हम स्टॉप करते हैं वार को, हम पीस चाहते हैं. यानी इतना हंगामा हुआ इन 4 सालों के अंदर, इतने खून खराबे हुए कि फाइनली जर्मनी ने अपने घुटने टेक दिए. सो अगर हम देखते हैं कि इस वार में किसने विन किया, तो ऑब्वियसली अलाइड पावर्स ने इस वार में विन किया था. उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट आता है लखनऊ पैक्ट 1916. मैंने आपको कहा कि ऑब्वियसली द वर्ल्ड वार इज़ नॉट डायरेक्टली अ पार्ट ऑफ द पाकिस्तान हिस्ट्री बट उसका इम्पैक्ट काफ़ी पड़ा है. ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट किस तरह से पड़ा था? लखनऊ पैक्ट 1916. अब ये ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1 में ही लखनऊ पैक्ट आया था. और ये क्यों आया था, इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है. क्योंकि हिंदू मुस्लिम्स की लड़ाई चल रही थी
तो ऑब्वियसली जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कहा भाई ये तो आपस में लड़ रहे हैं, इस टाइम हमारी वार चल रही है एंड वी कांट अफोर्ड कि भाई इनकी लड़ाइयाँ चलती रहें, हमें इनका साथ चाहिए, ये किसी भी तरह आपस में यूनाइट हो जाए हिंदूज़ और मुस्लिम्स। तो उन्होंने क्या किया था, कानपुर में अटैक किया था ब्रिटिशर्स ने, एक तो मस्जिदों पे, ठीक है, मस्जिद पे, और दूसरा जो टेम्पल्स थे इंडियंस के, हिंदूज़ के, उनको। तो इस तरह से जब दोनों पे हमला किया गया तो दोनों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे, तो फिर इस वजह से हिंदूज़ मुस्लिम यूनाइट हुए। उन्होंने कहा भाई हमें अब अपने राइट्स के लिए बात करनी है। अच्छा, ये हमसे किस में आता है कि लास्ट टाइम जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी कब हुई थी, वो हुई थी लखनऊ पैक्ट में। लखनऊ पैक्ट एक सिंपल एग्रीमेंट है हिंदूज़ और मुस्लिम्स के दरमियान, जिसमें उन्होंने जॉइंट म्यूचुअल कंसेंट के साथ कुछ पॉइंट्स दिए थे। नाउ दिस इज़ लास्ट टाइम। उसके बाद तो भाई दोनों आपस में जंगे करते रहे, लड़ते रहे, पॉइंट्स देते रहे, लेकिन दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट। पर इन लखनऊ पैक्ट एक जॉइंट एग्रीमेंट था जिसमें इन्होंने म्यूचुअल कंसेंट के साथ पॉइंट्स दिए थे, ठीक है। द इंडियन पॉलिटिक्स टुक अ न्यू टर्न विद अ चेंज इन अ मुस्लिम लीग पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स इन 1913 मुस्लिम लीग डिमांडेड सेल्फ रूल फॉर इंडिया विच ब्रॉट द मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस टू ईच अदर, ठीक है। फाइनली मुस्लिम लीग आई तो सब ने डिमांड किया था कि भाई हमारा अपना रूल होना चाहिए ना, इंडिया पे ब्रिटिश का रूल क्यों है। तो इस वजह से इस बात ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस को इकट्ठा किया कि हाँ यार, हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे के साथ यूनाइट होके एक सेल्फ रूल की बात करनी चाहिए, हमारे राइट्स की बात करनी चाहिए। कायदे आज़म अ ग्रेट एडवोकेट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। कायदे आज़म शुरू में मतलब एडवोकेट थे, यानी वो हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को प्रमोट करते थे। इनिशियली वो अगेंस्ट नहीं थे, वो हमेशा सपोर्ट करते थे। तो उन्होंने इनकरेज किया था कि भाई मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलें अच्छे से और आपस में बात करें। तो इस तरह से क्या हुआ था कि एनुअल सेशन हुआ 1915 में बॉम्बे में, जहां कांग्रेस ने एक एनुअल सेशन रखा। फिर नवंबर 1916 में द लीडर्स थे डिफरेंट कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के, वो कोलकाता में मिले, ठीक है। अब वहाँ पे उन्होंने डिटेल में एग्रीमेंट किया और एक कंपोजिशन की थी, ठीक है, जो ज्वाइंट रिप्रेजेंट करती थी बोथ कम्युनिटीज़ को। नाउ दीज आर द मेन क्लॉजेज ऑफ लखनऊ पैक्ट। क्या एग्रीमेंट में बातें हुई, देयर शैल बी सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, ऑब्वियसली सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। मुस्लिम शुड बी गिवन 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। ये अक्सर पॉइंट्स पूछे जाते हैं इन वेरियस इंटरव्यूज़ कैट व्हाट आर द मेजर पॉइंट्स ऑफ लखनऊ पैक्ट, सो यू शुड रिमेंबर दीज पॉइंट्स के मुस्लिम की रिप्रेजेंटेशन की बात हुई और कितने 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। देयर शुड बी सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर ऑल कम्युनिटीज़। यहाँ ये पॉइंट भी ऐड किया गया कि भाई सेपरेट इलेक्शंस होने चाहिए सारी की सारी कम्युनिटीज़ के लिए। सिस्टम ऑफ वेटेज शुड बी अडॉप्टेड। वेटेज भाई जितनी जिसकी इंपॉर्टेंस है, जिस हिसाब से जितने लोग, जितनी मेजॉरिटी जिसकी है उसके हिसाब से सिस्टम बनाना चाहिए। इंक्रीज द मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओवरऑल जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके मेंबर्स में बेसिकली इंडियंस को इंक्रीज़ किया जाए। टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड बी 5 ईयर, 5 साल की होनी चाहिए। हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड बी इंडियंस। इन्होंने कहा कि भाई पूरी जो काउंसिल बनती है हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें एनी हाउ हाफ इंडियंस होने चाहिए, हाफ ब्रिटिशर्स होने चाहिए, क्योंकि इंडियंस का राइट होना चाहिए, उनको सेल्फ रूल मिलना चाहिए, उनकी इतनी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि वो अपने हक के लिए बात कर सके। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और भी पॉइंट्स दिए गए थे कि भाई हिंदू मुस्लिम की यूनिटी हो आपस में, ठीक है, और जो है जहाँ पर भी हिंदू या मुस्लिम की मेजॉरिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। प्रोविजनल ऑटोनॉमी दी जाए, यानी सूबों को खुद इख्तियारी मिली जाए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जिनको याद रखना चाहिए। मुस्लिम्स की भी सीट होनी चाहिए असेंबली में। ये कुछ रिफॉर्म्स थे जो लखनऊ पैक्ट में लिए गए थे। आफ्टर दैट दिस मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे। पर इंशाल्लाह हम लोग क्या करेंगे, आगे और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे। राइट फ्रॉम खिलाफत मूवमेंट्स हम स्टार्ट करेंगे टिल द 1947 इंशाल्लाह। तो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स क्यों आए, देखिए पहले तो एक मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स आए थे 1909 में। अब क्यों आए, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब वर्ल्ड वार हुई उसके बाद सारा सिस्टम तहस नहस हो गया, तो उसके बाद अगेन फिर रिफॉर्म्स आने की नीड हुई। तो ऑन August 20, 1917 द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इट्स ऑब्जेक्टिव वाज अ ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। अब उन्होंने क्लेम किया, ठीक है, इन्होंने क्लेम किया कि रिफॉर्म्स तो आ रहे हैं, बट ये रिफॉर्म्स उन्होंने क्लेम किया कि फ़र्स्ट टाइम ऐसे रिस्पॉन्सिबल पॉइंट्स आ रहे हैं इस रिफॉर्म्स में जो
इंडिया के लिए बात करेंगे, जो इंडिया को प्रोटेक्ट करेंगे उनकी फेवर में होंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1919 वॉज दस इनेक्टेड विच केम इनटू फोर्स इन 1921। ये कब एक्चुअली इनेक्ट हुआ और फोर्स में कब आया? 1921 में। अब इस एक्ट को मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। तो सिंपल क्यों कहते हैं? क्योंकि मॉन्टेगो हमारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाइसराय था। जिस तरह से मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स थे, मिंटो वाइसराय था और मॉर्ले कौन था? हमारा सेक्रेटरी था। उसी तरह ये भी सेम कॉन्सेप्ट है कि मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म नाम क्यों दिया गया? क्योंकि मॉन्टेग कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड कौन था? वाइसराय ऑफ इंडिया। वहाँ पे हमारे वाइसराय चलते थे, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल करते थे पूरे इंडिया पे, ठीक है। तो इसके की पॉइंट्स क्या थे? एक तो पॉइंट था सेंट्रल लेजिस्लेचर वॉज टू कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज, यानी जो हमारा पूरी लेजिस्लेचर बनेगी वो 2 हाउसेस की होगी। एक होगा अपर हाउस, दूसरा लोअर हाउस होगा। अपर हाउस को हम काउंसिल ऑफ स्टेट कहेंगे और लोअर हाउस जो होगा लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। उन्होंने फर्दर कहा कि जो पावर्स होंगी ना वो किसके दरमियान डिवाइड होंगी? एक तो सेंटर पे होंगी और दूसरी पावर्स प्रोविंसेस को दी जाएंगी। फर्दर उन्होंने कहा कि डार्ची सिस्टम इंट्रोड्यूस होगा। नाउ व्हाट इज़ द डार्ची सिस्टम? डार्ची मतलब सिस्टम था कि 2 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। एक होंगे रिजर्व सब्जेक्ट्स, दूसरे होंगे ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स। रिजर्व सब्जेक्ट्स यानी इतने इम्पॉर्टेंट मैटर्स, यानी डिफेंस है, हमारे मुल्क की जो आर्मी इंडिया की होगी वो कौन संभालेगा? ब्रिटिशर्स ही संभालेंगे, ठीक है, यानी वो सेंटर के पास होगी, ब्रिटिशर्स के पास होगी। और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स यानी जो नॉर्मल एजुकेशन वगैरह और आईटी उन चीज़ों से रिलेटेड है वो प्रोविंसेस को दी जाएंगे। यानी स्टिल यानी उन्होंने कंप्लीट अथॉरिटी नहीं दी, इन्होंने डार्ची सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट दिया। और उन्होंने कहा कि आफ्टर 10 ईयर्स, जब 10 साल गुजरेंगे तो एक कमीशन बनाई जाएगी जो असिस्ट करेगी कि भाई जो ये रिफॉर्म्स बनाए हैं हमने, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो हमारे बने हैं, मॉन्टेग रिफॉर्म्स, ठीक है, ये इफ़ेक्टिव थे या नहीं रहे, ये अच्छे थे या नहीं थे, इनमें कौन सी प्रॉब्लम्स थी, इनको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, इसमें कौन सी फर्दर जो अमेंडमेंट्स की जा सकती हैं। तो एक कमीशन बनाएंगे जो इस पर डिस्कस करेगी। तो ये इसके मेजर पॉइंट्स थे इस रिफॉर्म के। सो दैट्स इट। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे और वो इंशाल्लाह इसी पे होगा कि 1919 से जो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होती है, ये सब चीज़ें टिल 1947 तक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।